गाइस 1000 सब्सक्राइबर करो जल्दी नहीं तो वाई स्टोरी बैन करना पड़ेगा। 105 सबकी हैरानी, इसे रख लो। वो नीचे आकर नियति के पास बैठ गया और बोला, मेरी बहन ऑलरेडी कई सारी बिजनेस अपने दम पर चला रही है। और इतना ही किसी को उसके सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए काफी है। उसे हायर बनने तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप सच में मेरी बहन की रिस्पेक्ट पाने की काबिल नहीं है। की बात सुनकर करुणा जी को गुस्सा आ रहा था। क्या मतलब अब ये बच्चा भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? ये नियति बिजनेस चलाती है? क्या सबने इसे ऑलरेडी शेखावत बिजनेस में शामिल कर लिया है? अब आगे। इतना कहकर करुणा जी ने सबको देखा, उन्हें लग रहा था नियति अभी उनकी फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें तो कभी कभी ईर्ष्या होती थी कि शुरू में विश्वनाथ जी और उनके पति दोनों के पास बराबर का बिजनेस था। दोनों की टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू सेम थी। पर धीरे धीरे विश्वंभर जी ने आपने कंपनी को इंडिया की टॉप 5 कंपनी में खड़ा कर दिया। आज इंडिया में क्या बाहर भी कंपनी शेखावत इंडस्ट्री से पंगा नहीं लेते हैं। और उनकी कंपनी इंडिया की टॉप 10 में अभी अभी पहुंचा है। और अब इस छोटी सी लड़की नियति को सच में सबने बिजनेस में इंटरफियर करने दिया। उन्होंने प्लान किया था कि रूही के जरिए वो कुछ लाभ उठा सकते थे, पर नियति जितनी उनकी बेइज्जती कर रही थी, उसके ऑफिस में होते हुए उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वो कहते भी क्या, वो क्या नियति को फैमिली बिजनेस में शामिल करेंगे? नियति की काबिलियत के हिसाब से नियति को भला उनकी क्यों ही जरूरत होगी? तभी जय हंसते हुए बोला, और ये आपको किसने कह दिया कि मेरी लिटिल सिस्टर फैमिली बिजनेस में शामिल हो गई है? शायद आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है। मैंने कहा मेरी बहन ऑलरेडी आपने दम पर बिजनेस चला रही है। क्या आपने वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम सुना है? वो कंपनी मेरी बहन की ही है। और एक इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद जब मेरी बहन की कंपनी एशिया की टॉप कंपनी में आ सकती है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट कैसे डिजर्व करती हो? जबकि आप जब से आई हो तब से बस मेरी बहन को सुनाने की मौका ढूंढ रहे हो। आपको क्या लगता है अगर मेरी बहन चाहे उसे आपको बर्बाद करने में कितना सेकंड लग सकता है? 1, 2, 3, 4 या 5 या 10 कितने मिनट लगेंगे? मेरे हिसाब से उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा उसे आपकी कंपनी को बर्बाद करके आपको रोड पर लाने में। है ना लिटिल सिस्टर, कितनी मिनट लगेंगे? क्या मैंने सही गैस किया? जय ने नियति को देखते हुए पूछा। तो नियति ने बिना भाव के 2 उंगली दिखा दिया। तो जय बोला, क्या 20 मिनट? नियति सिर हिलाकर बोली, 2 मिनट? ये बस एक छोटी सी कंपनी ही तो है, इसे साफ करने में भला इतना देर क्यों लगेगा? उन दोनों भाई बहन की बात सुनकर इस बार आदित्य और आकाश खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़े। संग्राम जी और चंद्रिका जी ने भी अपने मुंह पर हाथ रख दिया। इन भाई बहनों की नौटंकी देखकर सबको हंसी आ रही थी। ब्रिजेश जी अपनी हंसी रोकते हुए कौशल्या जी के कान में बोले, देखो बीबी, नियति बिल्कुल तुम्हारी तरह है। क्या तुम भी जब नियति की उम्र में थी ऐसे ही सबकी बेइज्जती नहीं करती थी? देखो हमारा बच्चा तो तुम पर नहीं गया, पर तुम्हारी पोती नियति जरूर तुम पर चली गई है। उनकी बात सुनकर कौशल्या जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, तो क्या हुआ अगर मेरी छोटी पोती मेरे ऊपर गई है तो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, ये तो अच्छी बात है। ब्रिजेश जी सिर हिलाकर बोले। वही करुणा जी, उनके पति राजीव जी, झरना जी, करण और काशवी सब हैरान थे। करुणा जी चौंकते हुए बोले, क्या कहा तुमने? ये लड़की वर्ल्ड वाइड कंपनी की ऑनर है। ये कैसे हो सकता है? वो तो एक इंटरनेशनल कंपनी है। और ये नियति बस 17 साल की बच्ची है। क्या तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये बच्ची इतनी बड़ी कंपनी चलाती है। कंपनी कोई खेलने खाने की चीज है क्या? किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि जय सच कह रहा होगा। काशवी को भी भरोसा नहीं था। नियति उससे कितनी छोटी थी, अगर वो इतनी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश कर सकती है तो फिर वो क्या है? सब उन्हें क्या कहेंगे, बेकार इंसान जो आपने घर के पैसों से ऐस कर रही है। उनकी बात सुनकर जय की मुंह बनाकर बोला, उसमें मूर्ख बनाने वाली क्या बात है?
आप तो सच में मूर्ख ही हो, क्या आपको खुद को नहीं पता? तभी नियति हंसते हुए बोली, भाई ऐसे ही बोलिए, आप जितना अच्छा बोलेंगे मैं आपको एक बेहद अच्छा गिफ्ट दूंगी। याद है मैंने आपको उस बेस्ट कार के बारे में वादा किया था। नियति की बात सुनकर जय की आंखें चमक गई। वो बोला, ठीक है लिटिल सिस्टर, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाकी सब उन दोनों भाई बहन को खुसुर फुसुर करते हुए देख रहे थे, क्योंकि उनकी बातें तो सिर्फ उनके पास की सोफे पर बैठे शेखावत फैमिली और दादाजी दादी माँ को ही सुनाई दे रही थी। अमृत और अर्जित ने एक दूसरे को देखा, ये लड़का अब फिर से गाड़ी की लालच में झगड़ा करेगा। उस दिन भी बेस्ट कार की लालच में उनके साथ झगड़ा करने पर तुला हुआ था, पर किसी ने उसके साथ झगड़ा नहीं किया। पर आज लगता है इसे कार जरूर मिलेगा और ये लड़का सातवें आसमान के ऊपर ही उड़ जाएगा। बाकी सबको हंसी आ रही थी। तभी आकाश और आदित्य जल्दी आकर नियति और जय के पास बैठ गए। ये देखकर नियति की आंखें छोटी हो गई। तभी जय बोला, लिटिल सिस्टर और दोनों आकाश और आदित्य है। फिर नियति की कान के पास जाकर बोला, ये दोनों बाकियों की तरह नहीं है। बुआ जी की फैमिली में सब लोग अच्छे हैं, तुम इनसे आराम से बात कर सकती हो। उनकी बात सुनकर नियति रिलैक्स हो गई। वैसे भी उसे बस इतना पता था कि ये दोनों उसकी मतलब नियति की बुआ जी की फैमिली है। उसने ज्यादा नहीं सोचा था। फिर वो याद करने लगी, शायद नियति की यादों में इनका कुछ मेमोरी मिल जाए। थोड़ी देर याद करने के बाद उसे पता चल गया था कि नियति इससे कुछ दिन बाद वापस आई थी, इसलिए वो कभी इनसे मिल नहीं पाई थी। और 8 महीने बाद जब संग्राम जी और चंद्रिका जी इंडिया वापस आ रहे थे अपनी बिजनेस सेटल करने, तब इनके कार का बेहद बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में दोनों ही मारे गए। इसलिए कौशल्या जी, ब्रिजेश जी और आदित्य आकाश बस यहाँ आए। संस्कार के 2 दिन बाद यहाँ से वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंडिया ने उन्हें इतना गहरा जख्म दिया था कि वो उससे कभी उभर ही नहीं पाए। उन्होंने इंडिया में बिजनेस सेटल करने का आइडिया ही छोड़ दिया और वो वापस कभी इंडिया नहीं आए। संग्राम जी और चंद्रिका जी भी अपने बेटे और बहू के चले जाने की गम से बीमार रहने लगे थे। और इस बीच आकाश, जो सिर्फ 22 साल का था, उसे सब कुछ संभालना पड़ा। नियति अपनी सोच से आदित्य की आवाज से बाहर आई। क्या हुआ सिस्टर, तुम क्या सोचने में इतना खो गई थी? आदित्य ने पूछा। तो नियति सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं। फिर नियति ने उन दोनों को देखा, फिर संग्राम जी और चंद्रिका जी को देखकर आह भरा। हाय, यहाँ इस घर में हर अच्छे इंसान की डेथ एक ट्रेजेडी से कम नहीं है। तभी आकाश बोला, प्रिंसेस, मैं तुम्हारा भाई आकाश हूँ। आज हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इतना कहकर आकाश ने 2 टिकट और एक बैंक कार्ड निकालकर नियति को दे दिया। नियति ने उस कार्ड को देखा और पोलाइट वे में बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। नहीं, तुम्हें ये लेना ही होगा, ये तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से गिफ्ट है। मुझे पता है तुम्हारे पास बेहद पैसे हैं, पर मैं जल्दी में कुछ और गिफ्ट नहीं ला पाया। नियति के मुंह से आपने लिए भाई सुनकर आकाश को बेहद अच्छा लग रहा था। आज तक उसे कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ था। रूही और कश्वी भी उसे भाई बुलाती थी, पर उसे कभी इतनी खुशी नहीं मिली। उल्टा उसे तो दोनों की नौटंकी से इरिटेशन होती थी। नेहा ने कभी उसे भाई ही नहीं बुलाया, क्योंकि नेहा उसे पसंद करती थी और इस वक्त वो जलन से सब देख रही थी। वो नहीं चाहती थी आकाश नियति की इतने क्लोज जाए। अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर नियति उनकी रिश्ते को बिगाड़ सकती थी। नेहा हमेशा से आकाश से शादी करने का सपना देखती थी, जबकि आकाश तो उसे घास भी नहीं डालता था। तभी जय ने उस कार्ड को उसके हाथ से छीन लिया और नियति के हाथ में रख दिया और बोला, रख लो लिटिल सिस्टर, इसके पास बेहद पैसे हैं। फिर उस टिकट पास को देखकर बोला, ये इंटरनेशनल रेसिंग की टिकट है जो इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। फिर नियति को देखकर बोला, लिटिल सिस्टर, रेस तो 20 दिन बाद है ना, क्या अभी से टिकट मिल रहा है? नियति ने सिर हिला दिया और बोली, हाँ, अभी से पास इश्यू हो गया है, क्योंकि बाद में टिकट अवेलेबल नहीं रहेंगे। खास करके बाहर के लोग अभी से टिकट ले लेते हैं, वरना 15 दिन पहले भी टिकट नहीं मिलेगा। ओह, तो ऐसी बात है। वहीं मैं सोचूं कि मुझे टिकट कभी भी क्यों नहीं मिलता है। वहीं आकाश और आदित्य हैरान थे, ये जय नियति से क्यों ये सब पूछ रहा है? तुम प्रिंसेस से क्यों पूछ रहे हो?
आकाश असमंजस में बोला। तो जय हंसते हुए बोला, आरे में तो तुम दोनों को बताना भूल ही गया, नियति हमारी बहन यही इंटरनेशनल रेसर निया है। क्या? जय की बात सुनकर दोनों के मुंह से बस यही निकला। बाकी सब भी हद से ज्यादा हैरान थे। रॉय फैमिली में सबने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिला दिया। वहीं करुणा जी और उनकी फैमिली हैरान थे। एक तो करुणा जी की सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया, ऊपर से नियति और जय ने उनकी इंसल्ट की, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब वो एक और इतनी बड़ी आइडेंटिटी बोल रही हैं, फिर भी उसके झूठ पर सब चुप है। क्या सबका दिमाग खराब हो गया है? उन्होंने सबको देखा जो नियति और जय की तरफ देख रहे थे। सबने उन्हें और उनके सवालों को ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो कोई हवा हो। क्या तुम सच कह रहे हो नियति निया है? हाँ, वैसे नाम तो सिमिलर है, आदित्य सोचते हुए बोला। तो जय बोला, सिर्फ इतना ही नहीं, लिमिस ब्रांड जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसे भी नियति ने ही क्रिएट किया है। और नियति ही मिस्ट्रियस क्वीन लेमी है, जिनसे डिजाइन बनवाने के लिए टॉप फैमिली और रॉयल फैमिली के लोग भी महीनों इंतजार करते हैं। जय की बात सुनकर आदित्य और आकाश दोनों का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। उनकी छोटी बहन इतनी कम एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बाकी सब भी उनकी तरह ही हैरान थे, सिर्फ फैमिली के लोगों को छोड़कर जिन्हें सच्चाई पहले से पता थी। वहीं नेहा और रूही ने गुस्से और जलन से मुठिया कस लिया। काशबी का भी यही हाल था। क्यों नियति की सब इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? उसे बस कुछ डिजाइन आती है और वर्ल्ड वाइड कंपनी भी उसने पैसों का यूज करके बनाया होगा। किसे पता है कि इसमें सच क्या है? क्या वो निक और बाकी दोस्तों के बातों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? वहीं अब करुणा जी से रहा नहीं गया। झरना जी ने राजीव जी को देखा जो उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर रहे थे। शंभुनाथ जी भी नियति को आंखें छोटी करके देख रहे थे। नियति अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर थी और ये बात उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो बिस्वानाथ जी के जरिए और भी बिजनेस में पैर पसारना चाहते थे। पर क्या होगा अगर नियति ने बिजनेस ज्वाइन किया तो? क्या वो उन्हें प्रोजेक्ट में कभी पार्टनरशिप देगी? करुणा जी बोली, भाई साहब, भाभी, ये जय क्या कहे जा रहा है? विपुल ये सब झूठ बोल रहे हैं और तुम लोग उन्हें रोक भी नहीं रहे हो। हमारे घर के बच्चे ही अगर झूठ बोलने लगे तो क्या पता वो बाहर जाकर भी झूठ बोले, तो क्या तुम सबने सोचा है हमारी शेखावत खानदान की कितनी बदनामी होगी? उनकी बात सुनकर विपुल जी बिना भाव के बोले, जय कोई झूठ नहीं बोल रहा है। उसने अभी जो भी कहा सच कहा। वर्ल्ड वाइड कंपनी, लिमिस ब्रांड, सब नियति का है और नियति सच में एक इंटरनेशनल रेसर है। विपुल जी की आवाज में थोड़ा गर्व भी झलक रहा था। आखिरकार ये उनकी बेटी थी जो इतना काबिल थी। उनकी प्राउड भरे स्वर सुनकर रूही को बेहद असहज महसूस हो रहा था, नफरत भी हो रही थी। वहीं करुणा जी तो स्तब्ध थे। क्या सच में इस लड़की की इतनी बड़ी आइडेंटिटी है? झरना जी, राजीव जी, करण और काशबी सबका हैरानी से मुंह खुला हुआ था। वहीं शंभुनाथ जी भी ये सच है जानकर हैरान थे, पर उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। 106 हैरानी, महादेव ने तुम्हें एक मौका दिया है। उसने अभी जो भी कहा सच कहा। वर्ल्ड वाइड कंपनी, लिमिस ब्रांड, सब नियति का है और नियति सच में एक इंटरनेशनल रेसर है। विपुल जी की आवाज में थोड़ा गर्व भी झलक रहा था। आखिरकार ये उनकी बेटी थी जो इतना काबिल थी। उनकी प्राउड भरे स्वर सुनकर रूही को बेहद असहज महसूस हो रहा था, नफरत भी हो रही थी। वहीं करुणा जी तो स्तब्ध थे। क्या सच में इस लड़की की इतनी बड़ी आइडेंटिटी है? झरना जी, राजीव जी, करण और काशबी सबका हैरानी से मुंह खुला हुआ था। वहीं शंभुनाथ जी भी ये सच है जानकर हैरान थे, पर उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। अब आगे। वहीं बाकी सब बुआ जी की फैमिली में खुश थे कि एटलीस्ट नियति इतनी काबिल है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदित्य नियति की हाथ पकड़कर बोला, अरे वाह मेरी प्यारी बहन कितनी ज्यादा टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग है। आदित्य की तो आंखें चमक रही थी अपनी बहन की इतनी सारी टैलेंट के बारे में सुनकर। वहीं आकाश भी हैरान था। उसने ये 2 टिकट आदित्य के कहने पर लिया था। वो चाहता था वो दोनों रेस देखने जाए,
पर यहाँ आने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो इस टिकट को अपनी प्यारी बहन को देगा ताकि वो जाकर रेस एंजॉय कर सके। पर अब जाकर उसे पता चल रहा था कि उसकी बहन को तो इस टिकट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी बहन तो खुद रेसिंग की दुनिया की गॉडेस है, तो भला उसे इन टिकट की क्या ज़रूरत है। वो तो शायद खुद इस रेस में फिर से एक बार चैंपियनशिप जीतने के लिए उतरने वाली है। आकाश हंसते हुए बोला, तो मेरी प्रिंसेस को इस टिकट की ज़रूरत ही नहीं है। क्या तुम इस बार भी चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने वाली हो? नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, है मैं इस साल भी कम्पीट करने वाली हूँ। नियति को इस रेस में दुनिया के सामने आने का शौक नहीं था, पर उसने किसी से बेट लगाया था अगर उसमें हिम्मत है तो वो 5 सालों में उससे ट्रॉफी लेकर दिखाए। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बेहद अच्छा हुआ, तो फिर हम सब भी तुम्हारी रेस देखने आएंगे। आखिरकार हमारी बहन इतनी बड़ी इंटरनेशनल रेसर है, तो हम सबका तो चीयर करना बनता है। इतना कहकर उसने जय के हाथ से टिकट छीन लिया और बोला, ये मेरा है, मैं और भाई आएंगे। भाई आप डैड, मॉम, दादाजी, दादी माँ के लिए टिकट अरेंज कर दीजिए। वहीं जय तो आदित्य को गुस्से से देख रहा था। वो गुस्से से बोला, मुझे भी टिकट की जरूरत नहीं है, मेरी लिटिल सिस्टर मेरे लिए टिकट ला देगी। तुम आपने टिकट अपने पास रखो। फिर डेविल स्माइल करके बोला, वेस में तो अपनी बहन के साथ पहले ही रेस देखने गई थी और मैंने लिटिल सिस्टर की कार में उसके साथ राइड भी एंजॉय किया है। उसकी बात सुनकर आदित्य ने जलन से उसे देखा और नियति की हाथ को सहलाते हुए बोला, बहन क्या तुम मुझे भी आपने सुपर कार में राइड पर ले जाओगी? नियति को उसका पप्पी फेस देखकर हंसी आ रही थी, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य ने थोड़े घमंड से जय को देखा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। ये देखकर जय सच में चिढ़ गया और बोला, पहले आओ पहले पाओ, में तुम्हें अपनी बहन की गाड़ी में बैठने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर आदित्य ने मुंह बना लिया और बोला, तुमसे पूछ भी कौन रहा है, मैं तो अपनी बहन से पूछ रही थी। वहीं करुणा जी और बाकी सबको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सबने उन्हें इग्नोर कर दिया था। वहीं रूही और काशपी को जलन हो रही थी, वो भी तो इनकी बहन है। फिर भी आज तक आकाश और आदित्य ने उन्हें तो कभी कुछ नहीं दिया, फिर नियति के लिए इन दोनों के दिल में इतना प्यार क्यों है? हाँ, हम सब भी जाएंगे इस बार अपनी पोती के लिए सेलिब्रेट करने, कौशल्या जी ने कहा और नियति से बोली, नियति बच्चा क्या आप हमसे भी नाराज है? आप हमसे नहीं मिली। नियति ने उन्हें देखा और स्माइल करने की कोशिश की, फिर बोली, भाई आपको टिकट अरेंज करने की जरूरत नहीं है, उसे मेरी एसोसिएशन दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए मेरी फैमिली की किसी भी मेंबर को टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस वहां मेरा नाम बोलना है, वो आपको खुदा कर ले जाएंगे। नियति की बात सुनकर बुआजी, ब्रिजेश जी और बाकी सबको किसी महसूस हुई कि नियति उन्हें भी फैमिली मानती है, पर वहीं विपुल जी और सीखा जी की आंखों में आंसू थे, उनकी बेटी उन्हें तो फैमिली नहीं मानती। नियति उठी और बुआ जी के पास चली गई और झुककर उनकी पैर छू लिए। ये देखकर सबको हैरानी हो रही थी, अभी तो ये लड़की करुणा जी को उनकी औकात दिखा रही थी, फिर अभी कैसे बुआ जी की पैर छू रही है। वहीं बुआ जी ने नियति को गले लगा लिया, नहीं बच्चा, बेटियां पैर छूती अच्छी नहीं लगती है। नियति ने फिर ब्रजेश जी और कौशल्या जी, फिर चंद्रिका जी की भी पैर छुए। सब नियति को देख खुश थे और समझ गए थे कि नियति को जैसा को तैसा बोलना अच्छी तरह से आता है। सबने नियति को गले से लगाया। चंद्रिका जी तो एक बेटी पाकर बेहद खुश थी। ये बात करुणा जी और उनकी फैमिली को किसी थापड़ की तरह लगी। तभी स्टाफ ने आकर उन्हें बुलाया, क्योंकि पंडित जी पूजा के लिए सबको बुला रहे थे। सब मंदिर की तरफ चले गए। वहीं नियति और जय वहां से नहीं उठे। विपुल जी और सीखा जी ने नियति को आश से देखा। विपुल जी हिम्मत करके बोले, नियति बच्चा तुम भी चलो, पूजा शुरू होने वाली है। सीखा जी भी बोली,
हाँ नियति, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तुम इसी कपड़े में चलना है तो चलो। उनकी बात सुनकर नियति ठंडी स्माइल करके बोली, है इस पूजा में इतना भी क्या खास है साल तो ये पूजा होती ही है ना, वो भी नियति के बिना, तो अब मेरी रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। आपकी मनहूस बेटी तो है ना आपके साथ, फिर आपको मेरी याद कैसे आ गई मिस्टर एंड मिसेस शेखावत। नियति की बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी की आंखों से आंसू बह गए। रूही तो खुद के लिए ये बार बार मनहूस सुनकर नफरत से जल रही थी। नियति, तुम बार बार मुझे मनहूस क्यों कह रही हो? जो भी हुआ था मोम के साथ, उसमें मेरी क्या गलती? और आज मोम डैड के लिए कितना खास दिन है, फिर तुम उनके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? वो तो तुम्हें कितने प्यार से बुला रहे थे, फिर तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? रूही को रोता देख अमृत और अर्जित को अच्छा नहीं लगा। झरना जी भी बोली, देखा इसने फिर से रूही को रुलाया। तभी राजीव ने उनकी हाथ को पकड़ लिया और उन्हें घूर कर देखा, इसलिए उनकी बाकी की बातें उनके गले ही अटक गई। वो कैसे भूल गए कि इस लड़की की आइडेंटिटी क्या है। ये लड़की किसी शैतान से कम नहीं है। अगर इसे अभी गुस्सा दिलाया तो ये कहीं सच में उन्हें कंगाल ना बना दे। अगर ऐसा हुआ तो वो रास्ते पर कटोरा पकड़कर भीख मांगते हुए कैसे दिखेगी। धूप में उनका स्किन कोयला जैसा हो जाएगा, उनके दोनों हाथ पत्थर जैसे हो जाएंगे, उनके पैर छिल जाएंगे। झरना जी अभी से अपनी उस हालत को इमेजिन कर रही थी। फिर उन्होंने जोर से ना में सिर हिलाया और होश में आकर आपने हाथ पैर फिर गाल को टच करके देखा। अच्छा हुआ ये सब बस एक सपना था। उन्होंने आपने सामने खड़ी शैतान को देखा और चुप हो गई। अब वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी नियति बोली, ओहो, अगर आप सब मुझे पूजा में आने के लिए इतना कह रहे हैं तो फिर। इतना कहकर वो खड़ी हो गई और बोली, लेट्स गो। नियति की बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी खुश हो गए। उन्हें लगा कम से कम नियति पूजा में जाने के लिए तो मान गई। वहीं रूही ने गुस्से से मुठिया कस लिया। अमृत और अर्जित उसकी आंसू पोंछ रहे थे और सीखा जी ने भी उसकी हाथ पकड़कर उसे रोने के लिए मना किया। पर उसके दिल में नफरत और बेचैनी थी, क्योंकि उसके डैड ने उसे एक बार भी नहीं देखा। क्या उसके डैड और मोम अब दोनों ही उससे ज्यादा नियति से प्यार करने लगे हैं? नियति जाते हुए मन ही मन बोली, बेचारी रूही, तुम कितना रोने वाली हो। एक्टिंग करके मुझे भी देखना है। धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन जाएगा। मिस्टर विपुल शेखावत, मिसेस सीखा शेखावत, चू चू चू, तुम दोनों ने मुझे नहीं बुलाया, खुद की बर्बादी को बुलाया है। सब घर की मंदिर में पहुंच गए, जहां अच्छे से सजाया गया था। जय भी नियति के साथ जा रहा था। जब सब मंदिर पर पहुंचे तो नियति थोड़ी दूर दीवार से टिककर खड़ी हो गई। जय भी उसके पास खड़ा हो गया। आकाश और आदित्य भी वहीं पास में बैठ गए, क्योंकि कौसल्या जी ने उन्हें बैठने को बोला था। पर नियति को किसी ने कुछ नहीं कहा। विपुल जी और सीखा जी चाहते थे नियति उनके पास बैठे, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। उन्हें पता नहीं था कि नियति कब गुस्सा हो जाए। नियति यहाँ आई, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उन्हें तो भरोसा नहीं था कि नियति आएगी। वहीं पंडित जी ने जब नियति को देखा, वो बोले, बेटा, ऐसी पूजा में काले कपड़े पहनना अच्छा नहीं है, ये शुभ नहीं होता है। उनकी बात सुनकर नियति व्यंग्यात्मक स्माइल करते हुए बोली, पंडित जी, क्या भगवान ने कहा है काला कपड़ा पहनना अशुभ है? अगर अशुभ है भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लोग अपनी बर्बादी को खुद ही बुलाते हैं, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। इन दोनों ने खुद ही मुझे इनवाइट किया था, तो मेरा तो आना बनता है ना। इस घर में तो बेहद सारे मनहूस लोग हैं जो इस पूजा में बैठे हुए हैं, इस काले कपड़े से तो कुछ नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर रूही और नेहा ने दांत पीस लिया। वहीं बाकी सब नियति को देख रहे थे। उस पंडित जी ने आपने सामने गुरु जी को देखा, जो शिव जी और माता पार्वती जी की मूर्ति पर जलाभिषेक कर रहे थे। गुरु जी ने अर्पण करके मुड़कर नियति को देखा। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी।
वो नियति को देखते हुए बोले, बिल्कुल बच्चा, हर एक रंग को भगवान ने बनाया है, कोई भी रंग शुभ और अशुभ नहीं होता। ये आपकी भावना पर निर्भर करता है, अच्छा सोचो तो अच्छा, बुरा सोचो तो बुरा। और महादेव ने तुम्हें एक मौका दिया है बच्चा, क्योंकि तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया। और जिसके लिए तुम बनी हो तुम उसके लिए ही यहाँ आई हो बेटा। तुम उसकी नियति हो, जिस वजह से तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ खींच लाई। और अभी भी तुम बेहद लोगों की आशा हो बच्चा, और इस आश को कभी टूटने मत देना। उन सबको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है बच्चा। नियति हैरान थी, ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये बातें उससे इतना रिलेट क्यों लग रहा है। क्या इन्हें उसकी बारे में कुछ पता है, और किसकी नियति मुझे खींच लाई है, और किसके नियति में मैं हूँ। उन सबको बचाना। नियति हैरान थी, अभी तो वो बस मासूम बच्चों को बचा रही है। क्या ये गुरुजी सच में सब देख सकते हैं। फिर उसने सिर झटक दिया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं बाकी किसी को गुरुजी की कुछ भी बातें समझ नहीं आया, पर सबको पता था कि गुरुजी अतीत भविष्य सब बता आते हैं। पार्वती जी पूछना चाहते थे कि उनके कहने का मतलब क्या है, पर उससे पहले ही गुरुजी ने आंखें बंद कर दिया और बोले, पूजा आरंभ करो। उन्हें देखकर फिर विश्वनाथ जी और पार्वती जी ने कुछ नहीं पूछा। पार्वती जी ने सोचा बाद में गुरुजी के जाने से पहले पूछ लेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि मुझे आगे स्टोरी डालने में मोटिवेशन मिले।